A very warm welcome to each and every one of you. दिन के बज चुके हैं 12 and it is time for our daily CA session. आज है 31st of January. हिंदू पंचांग के हिसाब से माघ महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष की पंचमी है आज, यानी कि आज आपको कुछ इस तरह का मून विजिबल होगा. चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की. कल पूछे गए क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ में जाते जाते आपसे क्वेश्चन किया गया था, विच कंट्री रिसेंटली वन FIH हॉकी 5S विमेन्स वर्ल्ड कप. इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया हॉकी 5S विमेन्स वर्ल्ड कप किसने जीता, ये आपसे क्वेश्चन किया गया था. सबने राइट आंसर दिया है, नेदरलैंड्स जीता है. हराया किसको है, हराया इंडिया को है, यानी इंडिया रनर अप रहा. अब ये तो हुई विमेन्स वर्ल्ड कप की बात 5S हॉकी में. मेंस वर्ल्ड कप का फिनाले आज खेला जाएगा, उसका जो भी रिजल्ट होगा वो हम कल डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. ओके, मैंने एक और चीज आपसे पूछी थी, जो 5S है हॉकी 5S, व्हाट इज दिस 5S? सो यस, इट इज द शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ हॉकी, जिसके अंदर 5 प्लेयर्स ऑन ईच साइड होते हैं. नॉर्मल हॉकी में 11 प्लेयर्स ऑन ईच साइड से खेलते हैं. बिल्कुल सही है. और मेंस हॉकी फिनाले या वर्ल्ड कप जो है, वर्ल्ड कप 31 को फिनाले खेला जाएगा. 28 से 31 होना था ये मस्कट ओमान में. विमेन वर्ल्ड कप भी मस्कट ओमान के अंदर हुआ है 5S का. तो 5S याद रखिएगा, नॉर्मल हॉकी वर्ल्ड कप से डिफरेंट होता है. 4 साल में एक बार ये खेला जाएगा. इस बार ये इनऑग्यूरल सेशन था, यानी पहली बार खेला गया है. ऑल राइट, तो पहली न्यूज़ आ रही है मार्च पास्ट और जो झांकियां निकली थी 75th रिपब्लिक डे परेड में, उनके अवार्ड से रिलेटेड. पर इससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है. आज 31st हो गई, महीना एंड हो रहा है. कल यानी कि 1st ऑफ फरवरी को पूरे जनवरी मंथ का एक रिवीजन सेशन आई विल बी ब्रिंगिंग फॉर यू एट 7 PM. टाइम ध्यान रखिएगा एंड डू नॉट मिस आउट द सेशन. तो 1st फेब को, हाँ जी, जहां बजट आएगा वहीं पे हमारा मंथली रिवीजन सेशन भी आएगा शाम को 7 बजे. अब बजट की बात की है तो मैं बता देती हूँ, हम 2nd ऑफ फरवरी को डेली CA में तो कवर करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेकिन डिटेल बजट का डिस्कशन आपके साथ पायल मैम करेंगी, जो कि इकोनॉमिक्स हैंडल करती हैं. सो पायल मैम अपने चैनल पे 3rd ऑफ फरवरी को शाम को 7 बजे पूरा डिटेल बजट डिस्कशन करेंगे. आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, राइट फ्रॉम बैंकिंग टू वनडे टू स्टेट PSCs UPSCs, आपको ये सेशन मिस नहीं करना चाहिए. सो बजट का डिटेल डिस्कशन 3rd फरवरी को शाम को 7 बजे और मंथली CA का रिविजन सेशन 1st फरवरी को शाम को 7 बजे. गॉट इट. चलिए लौट आते हैं अपनी न्यूज़ के ऊपर. ऑल राइट. सो देखिए, जब ये मार्च पास्ट और परेड होती है तो अलग अलग कैटेगरी के अंदर अवार्ड दिया जाता है. मिनिस्ट्रीज जिन्होंने झांकियां निकाली, टेबल्यूज निकाली, उनको अवार्ड दिया जाता है. देन आपके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, इनकी दूसरी कैटेगरी होती है. और इन दोनों में ही एक तो जज चॉइस अवार्ड या जजेस चॉइस अवार्ड होता है और एक पॉपुलर चॉइस अवार्ड होता है, जो कि आम जनता से वोट करवाए जाते हैं. तो मिनिस्ट्रीज में जजेस अवार्ड में टॉप किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने टॉप किया है. और उनकी जो टेबल या झांकी थी, उसकी थीम क्या थी? भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी. तो आपको क्या क्या याद रखना है, कौन सी कैटेगरी में किसने जीता है और उनकी झांकी का थीम या पूरा जिसके ऊपर उन्होंने बनाई थी वो भी ध्यान रखना है. ठीक है, चलिए एक एक करके लेते हैं. बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट, जो मार्च पास करते हुए टुकड़ियां थी, कंटिजेंट थी, और टेबलो यानी कि झांकियां, जिनको अवार्ड दिया गया है रिपब्लिक डे परेड 2024 में. अवार्ड दिया किसने? गिवन बाय स्टेट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस. ओके, स्टेट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस अजय भट्ट जी ने इन अवार्ड्स को दिया. टोटल 16 झांकियां स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से प्रदर्शित की गई थी एंड 9 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की झांकियां थी. ठीक है जी. तो शुरुआत हम करेंगे मिनिस्ट्रीज की झांकियों से, जो भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स से उनकी झांकियों से शुरू करते हैं. तो जजेस चॉइस अवार्ड बेस्ट किसको मिला? अभी हमने देखा ही, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जीता है जजेस चॉइस अवार्ड. अगर आपको ये लिखा हुआ नहीं मिले जजेस चॉइस एंड पॉपुलर चॉइस, तो आप जजेस चॉइस को ही प्राइमरी इंपॉर्टेंस देंगे आंसर मार्क करते टाइम. वैसे कभी ऐसा नहीं होता है कि कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए जाए. बहुत प्रिसाइसली क्लियर करके देगा एग्जामिनर अगर देगा तो जजेस चॉइस मिनिस्ट्री कैटेगरी में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जीता है भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए. पॉपुलर चॉइस जिसमें जनता ने वोट किया, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जीता है. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इनकी थीम क्या थी? वाइब्रेंट विलेजेस, एकदम वाइब्रेंट गांव, विलेजेस. ठीक है, फिर हम आते हैं स्टेट कैटेगरी के ऊपर. हमने मिनिस्ट्रीज देख लिया. स्टेट की झांकियों में बेस्ट किसका है? तो जजेस के हिसाब से ओडिशा की जो झांकी है वो बेस्ट है. और अगर हम पॉपुलर चॉइस, पीपल्स चॉइस देखें तो गुजरात की झांकी को बेस्ट करार दिया गया है. सो फर्स्ट जजेस चॉइस में फर्स्ट स्टेट की झांकी ओडिशा की. थीम क्या थी? वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत.
और सेकंड और थर्ड भी देख लीजिए, गुजरात और तमिलनाडु सेकंड एंड थर्ड आए रिस्पेक्टिवली। पीपल्स चॉइस अवार्ड के अंदर गुजरात ने किया है टॉप, तो ओडिशा जजेस में और पीपल्स में गुजरात। गुजरात की थीम क्या थी? धोरडो, अ ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म। धोरडो बॉर्डर टूरिज्म से रिलेटेड इनकी झांकी थी। और इस कैटेगरी के अंदर सेकंड यूपी और थर्ड आंध्र प्रदेश आए हैं। ठीक है, आपको सेकंड और थर्ड की थीम याद रखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट का नाम थीम सब याद होना चाहिए, जजेस चॉइस है या पॉपुलर चॉइस है ये भी याद होना चाहिए। देन टॉकिंग अबाउट द मार्च पास्ट कंटिजेंट्स, तो उसके अंदर एक तो होता है ट्राई सर्विसेज को अवार्ड, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो कंटिजेंट है उनमें से बेस्ट। एक होता है सीएपीएफ और ऑक्सिलरी को, यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और जो भी सहायक हमारी फोर्सेस हैं उनसे रिलेटेड कंटिजेंट को अवार्ड दिया जाता है। तो ट्राई सर्विसेज के अंदर सिख रेजिमेंट को मिला है अवार्ड, राइट। और ये जजेस वाला मैं अवार्ड बता रही हूँ, जजेस चॉइस। और सीएपीएफ एंड ऑक्सिलरी के अंदर दिल्ली पुलिस वुमेन कंटिजेंट को बेस्ट मार्च पास्ट कंटिजेंट का अवार्ड दिया गया है। पिक्चर्स थोड़ा ध्यान से देखा करिए, पिक्चर्स से फोटोग्राफिक मेमोरी सेट होती है, चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, चलिए बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट जजेस चॉइस के अंदर ट्राई सर्विसेज में कौन सा था? सिख रेजिमेंट था। और सीएपीएफ और ऑक्सिलरी सर्विसेज के अंदर दिल्ली पुलिस। तो ये तो हो गई जजेस चॉइस। पॉपुलर चॉइस, जनता ने भी तो किया है वोट, तो ट्राई सर्विसेज में राजपूताना राइफल रेजिमेंट जो है वो टॉप पे रहा। और सीएपीएफ में पॉपुलर कैटेगरी के हिसाब से सीआरपीएफ वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट। तो सीएपीएफ में दोनों तरफ वुमेन कंटिजेंट ही, एक तरफ दिल्ली पुलिस के हैं, एक तरफ सीआरपीएफ के हैं। और ट्राई सर्विसेज में सिख रेजिमेंट है और इधर राजपूताना राइफल्स है। ठीक है जी, समझ आ गए। सो पूरा एक सेक्शन हमने कवर कर लिया है, जो भी टेबल्यूज और मार्चिंग कंटिजेंट के अवार्ड थे। अब आगे बढ़े उससे पहले आपको, आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो, ये पीडीएफ तो चाहिएगा आपको, राइट। तो कहाँ से मिल सकता है? आपको परचम टेलीग्राम से मिल जाएगा। परचम क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है। अगर आप इस वीडियो के टाइटल पे या जहाँ पे आपको मेन टॉपिक दिखता है, नाम दिखता है वीडियो का, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, मोर पे क्लिक करिए और सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे परचम क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे। इंग्लिश का जो पीडीएफ होता है वो आपको दिन में 12 बजे ही अवेलेबल करवा दिया जाता है जब ये वीडियो आता है। और हिंदी वाला जो डेली सीए का पीडीएफ है वो 3 बजे तक आपको यहीं पे अवेलेबल करवाया जाता है। अगर आपको वीकली और मंथली मैगजीन्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए परचमclasses.in पे जाना पड़ेगा। वीकली सिर्फ इंग्लिश में होता है, मंथली हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। ज्यादा पीडीएफ से पढ़ते हैं, मतलब रेगुलरली अगर आप पीडीएफ से पढ़ते हैं तो बार बार पीडीएफ मत लीजिए, बैंक की तरफ मूव कर जाइए या सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव कर जाइए। ये दोनों आपको परचम ऐप से मिल जाएंगे। तो सारे सीए के पीडीएफ यहाँ आ जाएंगे, जो भी आप पढ़ते हो यूट्यूब पे, डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली, एनुअल एटसेट्रा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी पीडीएफ बैंक में मिल जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट द हेल्पलाइन नंबर्स और ईमेल एड्रेस या ऐप चैट, क्योंकि हम वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लेकर के इन सब चीज़ों पर बातचीत नहीं करेंगे। नए बच्चों के लिए जानकारी देना मेरा फर्ज, धर्म, ड्यूटी सब है। चलिए, ओके। सो अ लॉट ऑफ यू कीप ऑन राइटिंग टू अस अबाउट योर सक्सेसेस। और अभी रिसेंटली मुझे 2 मैसेज आए थे। आई थॉट आई विल बी कॉन्ग्रेचुलेटिंग दीज स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ देखिए हम लोग तो मेहनत करते ही हैं बेस्ट ऑफ कंटेंट लाने के लिए, बेस्ट ऑफ डिलीवरी देने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब तक आप उतनी ही शिद्दत से नहीं पढ़ोगे ना, तब तक रिजल्ट्स नहीं निकल सकते हैं। तो यहाँ 2 बच्चे हैं जिन्होंने कहा अभी 28 जनवरी को इन दोनों बच्चों के एग्जाम्स हुए थे, एंड दे हैव रिटन के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए ऑलमोस्ट सारे 1st, 2nd, 3rd जनवरी की क्लास से इनको निकल के मिल गए हैं। और इन्होंने कहा है कि मैम 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे और वो सभी यहाँ से मिल गए हैं। सो क्वेश्चन आ रहे हो लेकिन आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्वेश्चन आएंगे, वो मैं गारंटी करती हूँ, डेफिनेटली आएंगे, बिकॉज अपन कोई न्यूज़ नहीं छोड़ते हैं, बहुत सारे सोर्सेज कवर करते हैं। पढ़ाई आपको बराबर करनी है। ओके, सो इट इज़ नॉट जस्ट माई मेहनत, इट विल बी योर मेहनत एज वेल। आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, कल हमने देखा था कि राज्यसभा के अंदर टोटल जितने मेंबर्स होते हैं उनमें से 12 नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। तो एक व्यक्ति को नॉमिनेट किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, और उन्हीं के बारे में हम न्यूज़ पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स श्री सतनाम सिंह संधू। किसको नॉमिनेट किया है राज्यसभा में? सतनाम सिंह संधू जी को प्रेसिडेंट साहिबा ने नॉमिनेट किया है। तो 12 अभी, क्योंकि एक मेंबर रिटायर होना है, तो एक व्यक्ति जिसको नॉमिनेट किया गया है सतनाम सिंह संधू। अब ये कौन है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एजुकेशनिस्ट हैं, हमारी तरह एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट आप ऐसे समझ लीजिए तो समाज को बहुत कुछ लौटाते हैं। आम भाषा में बोलो तो समाज सेवी हैं। ठीक है। फाउंडर एंड चांसलर हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के। किसके? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा, संधू जी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडर एंड चांसलर हैं। और यही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, अगर आपने क्वाकराली साइमंस वर्ल्ड रैंकिंग 2023 ध्यान दिया होगा तो उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में टॉप किया था इस यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, एशिया के अंदर, पूरे एशिया के अंदर।
सो दिस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज हेडेड बाय संधू जी। ओके, एंड एज पर आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 12 जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट और 6 ईयर टर्म के लिए। और मैंने आपसे ये पूछा था कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, सो इट इज 30। कुछ बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं बट 90% बच्चों ने सही दिए हैं। 30 इज द मिनिमम एज टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, एलिजिबिलिटी बनती है इससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आज 31 जनवरी को ये बहुत प्यारे से जानवर का दिन आता है, इंटरनेशनल जेब्रा डे। बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट डे नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इंटरनेशनल जेब्रा डे। और जेब्राज यूजुअली कौन से कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं? अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं। ओके, अब देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो हाल ही में रिलीज की गई हैं। तो सबसे पहला नाम आ रहा है व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस। किताब का क्या नाम है? व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस। क्या होता अगर कांग्रेस नहीं होती? द अनसेंसर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और ये लिखी है प्रियम गांधी मोदी ने, जो कि एक पॉलिटिकल थीम्स पे लिखने वाली पॉपुलर ऑथर हैं। सो द बुक व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस, द अनसेंसर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लिखी है किसने? प्रियम गांधी मोदी। तो ये तो सीधे याद रख सकते हो, गांधी जी मोदी जी सब हैं इसके अंदर। तो प्रियम गांधी मोदी, और इसको रूपा पब्लिशर्स ने पब्लिश किया है। इंडिया की जो भी पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है पिछले 80 सालों के अंदर, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन सब के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अगली किताब जो कि इनॉग्रेट या रिलीज की है, किसने की है? हेमंत बिस्व शर्मा जी ने, जो कि सीएम है असम के। सो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम की वॉल्यूम 1 फ्रॉम 1947 टू 1971 की गई है इनॉग्रेट या रिलीज, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम वॉल्यूम 1। एडिट किसने की है? इसको राजन सैकिया जी ने एडिट किया है और इसको रिलीज या इनॉग्रेट किया है हेमंत बिस्व शर्मा जी ने। सो हेमंत बिस्व शर्मा रिलीज्ड फर्स्ट वॉल्यूम पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम 1947-1971 फर्स्ट वॉल्यूम है। ठीक है, एडिटर हैं राजन सैकिया। राजन सैकिया। टोटल इसकी 3 वॉल्यूम्स आनी है। फर्स्ट वॉल्यूम अभी आई है, तीनों वॉल्यूम 2025 तक आएंगी, जिसमें 1947 से लेके 2020 तक का पूरा असम की हिस्ट्री को कवर किया जाएगा। अगली जो किताब है एक समंदर मेरे अंदर। एक समंदर मेरे अंदर ये लिखी है डॉक्टर संजीव कुमार जोशी जी ने। अब अपने अंदर समंदर होगा तो बड़ा जोश बन रहा होगा ना, अंदर ही अंदर बन रहा होगा ना, तो बस जोशी जी याद रख लीजिए। इस तरह से समंदर और जोशी जी साथ में आएंगे। ये एक पोम का कलेक्शन है, पोइट्री का कलेक्शन है। सो एक समंदर मेरे अंदर ब्रह्मोस एरोस्पेस के डेप्यूटी सीईओ हैं संजीव जोशी जी, इन्होंने लिखी है। तो जहाँ बाकी काम भी करते हैं, अपने अंदर के कवि को भी इन्होंने जिंदा रखा हुआ है। 75 पोम्स का एक कलेक्शन है और इसको लॉन्च जितने भी डिफेंस फील्ड से बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है। जैसे कि आप देखें, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल जी, सीडीएस हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, ये लोग लॉन्च सेरेमनी में मौजूद थे। तो एक समंदर मेरे अंदर, जोश से याद रखेंगे आप संजीव जोशी। आगे बढ़ते हैं। देन अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंटरनेशनल डिग्री। प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है कोमोरोस के प्रेसिडेंट को, क्योंकि री इलेक्ट होकर के अपनी पोजीशन पे आए हैं। सो प्राइम मिनिस्टर कॉन्ग्रेचुलेट्स मिस्टर अजली अजोमानी बिकॉज ही इज बीन री इलेक्टेड एज कोमोरोस प्रेसिडेंट। कोमोरोस कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है मैं बताऊंगी, पर बताओ। कोमोरोस अफ्रीका के अंदर आता है। ठीक है, सो इंडिया कोमोरोस की पार्टनरशिप बनी रहे, इंडिया अफ्रीका की पार्टनरशिप बनी रहे और जो विजन सागर इनिशिएटिव है वो अच्छा चलता रहे। इन उम्मीदों के साथ में पीएम मोदी जी ने कांग्रेचुलेट किया है अजाली अजोमानी जी को, जो कि कोमोरोस के प्रेसिडेंट वापस से नियुक्त किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। सो विजन सागर इनिशिएटिव, यहाँ पे आप देख रहे हो ना विजन सागर, एक क्वेश्चन आया होगा विजन सागर क्या है मैम। तो इंडियन ओशन से जुड़े हुए जो कंट्रीज हैं उनके आपस में अच्छे कोऑर्डियल रिलेशंस बने रहें, उसके लिए विजन सागर को 2015 में मार्च 12, 2015 में लॉन्च किया गया था। एंड सागर का ये जो है ये एक्रोनिम है, इसका एक्सपैंडेड वर्जन क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। सो इंडियन ओशन रीजन के अंदर जितने भी देश आते हैं, टच करते हैं, उन सबके ग्रोथ और आपस में कोऑपरेशन के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। कब? 2015 में। ये आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दिख रहा है, यहाँ पे मैडागास्कर के थोड़ा ऊपर यहाँ पे कोमोरोस कंट्री है और वॉल्केनिक आर्किपेलेगो है। आर्किपेलेगो यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सो एक वॉल्केनिक आर्किपेलेगो है ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ये ईस्टर्न कोस्ट हो गई, इससे थोड़ा दूर हटके ऑफ, ये वाला ऑफ होता है थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा दूर। कैपिटल है इसकी मोरोनी, करेंसी चलती है यहाँ पे कॉमोरियन फ्रैंक। अगली खबर,
पहली बार एक बहुत डिटेल स्टडी की गई है ऑन द स्नो लेपर्ड इन इंडिया और उसकी रिपोर्ट सामने लाई गई है और उसी से जुड़ी हुई सारी बातें हमको देखनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो द स्टेटस रिपोर्ट ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया, स्टेटस रिपोर्ट यानी कि कितने स्नो लेपर्ड्स हैं, कहाँ कहाँ हैं, उससे रिलेटेड सारा स्टेटस बताया गया है। स्नो लेपर्ड जितने भी हमारे हिमालयन और ट्रांस हिमालयन माउंटेन रीजन हैं हायर ऑल्टीट्यूड के, वहाँ पाया जाता है। स्नो में ही पाया जाएगा, नाम से समझ में आ रहा है। तो मेजरली लद्दाख में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा आबादी स्नो लेपर्ड की लद्दाख के अंदर है और लद्दाख में भी हेमिस नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? एक ही नेशनल पार्क है लद्दाख के अंदर, हेमिस नेशनल पार्क। उसको स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की तरह भी जाना जाता है, इतने स्नो लेपर्ड्स यहाँ पे हैं। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में और अरुणाचल में यहाँ पर स्नो लेपर्ड्स की आबादी इंडिया में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने रिलीज की है ये रिपोर्ट जिसका टाइटल क्या है? स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया। और ये कब रिलीज की गई? नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग चल रही थी नई दिल्ली के अंदर, उसके अंदर इस रिपोर्ट को पेश किया गया। अब इसके तहत SPAI यानी स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, ये प्रोग्राम है जिसके तहत ये सारी रिपोर्ट बाहर आई है। तो एक प्रोग्राम कंडक्ट करवाया गया जिसके तहत सारी लोकेशंस जहां जहां पे स्नो लेपर्ड पाए जा सकते हैं उनकी स्टडी की गई, वहां से डेटा कलेक्ट किया गया, कैमरा ट्रैप मेथड से भी, यानी कैमरा लगा दो फोटो क्लिक हो जाएगी, और बाकी मेथड से भी। तो स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया SPAI प्रोग्राम पहला फर्स्ट एवर साइंटिफिक एक्सरसाइज है जिसको कंडक्ट किया गया। स्नो लेपर्ड्स के ऊपर पहले भी ऐसे आंकड़े लिए गए हैं पर इतने साइंटिफिक तरीके से लॉन्ग ड्यूरेशन के ऊपर नहीं लिए गए। उनकी सारी हैबिटेट को मेजर 70% जहां जहां वो पाए जा सकते हैं वहां की स्टडी करके आंकड़े लाए गए हैं और इससे पता लगा है 718 इंडिविजुअल स्नो लेपर्ड्स आर देयर इन इंडिया। कितने? 718 स्नो लेपर्ड्स। वैसे स्नो लेपर्ड्स ना लेपर्ड्स के ज़्यादा करीबी नहीं है, टाइगर्स के ज़्यादा करीबी है। एनीवेज, सो 718 इंडिविजुअल्स हैं, आंकड़ा याद रखना है आपको। और ये जो डेटा है 2019 से लेकर 2023 तक का है और इसमें 241 नए स्नो लेपर्ड्स को इस बार फोटोग्राफ किया गया है। स्पेलिंग रॉन्ग है। चलो आगे बढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो मेन इसके पीछे इंस्टीट्यूशन था जिन्होंने ये पूरा स्टडी कंडक्ट करवाया था। इट इज़ द नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर दिस एक्सरसाइज, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओके, और उन्होंने जो स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ पे पाया जाता है उनकी मदद ली और 2 कंजर्वेशन पार्टनर्स की भी मदद ली, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूरू एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया। तो इन सब ने मिलकर के इस पूरे स्टडी को कंडक्ट किया है। करीब 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर स्नो लेपर्ड का जो हैबिटेट है वहाँ पे स्टडी की गई ट्रांस हिमालयन रीजन के अंदर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, 6 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के अंदर। अब हमने टोटल तो देख लिया 718 स्नो लेपर्ड्स पाए गए इंडिया के अंदर। अब आप उसका ब्रेकअप भी देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा लद्दाख के अंदर 477। सबके नंबर याद नहीं रखने की ज़रूरत है, नो, स्टेट्स का नाम याद रखना है आपको। ओवरऑल कितने स्नो लेपर्ड्स पाए गए वो नाम आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है वो आपको याद रखना है। तो लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब इसमें इस रिपोर्ट में ये भी एक नीड जताई गई है कि इस तरह का जो स्टडी है या सर्वे है वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। जैसे कि टाइगर सर्वेज वगैरह होते हैं, इस तरह से सेंसस होते हैं, इसका भी होना चाहिए और एक डेडिकेटेड बॉडी बनाई जानी चाहिए जो इस तरह के सर्विस एट्सेट्रा को डील कर सके ताकि ज़्यादा ध्यान दिया जा सके स्नो लेपर्ड्स के ऊपर। स्नो लेपर्ड के प्रोटेक्शन स्टेटस देख लेते हैं। IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के हिसाब से ये वल्नरेबल कैटेगरी में, पहले एंडेंजर्ड में हुआ करता था, इसको वल्नरेबल में डाल दिया गया है, लेकिन ओवर द टाइम इसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। एनीवेज, सो वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है। इंडिया में इसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाता है। अगर आप देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल 1 के अंदर लिस्टेड है। शेड्यूल 1 यानी हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। अगर आपने इस जानवर को नुकसान पहुंचाया तो आपको कड़ी से कड़ी सजा जो भी प्रावधान में है, जो भी प्रोविजन में, वो दी जाएगी। राइट, स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? हेमिस लद्दाख को। और इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर। राइट, तो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगली न्यूज आ रही है, सक्षम नारी सशक्त भारत, विमेन इन वर्कफोर्स फॉर विकसित भारत। ये एक इवेंट हुआ, ओके, और जिसको चेयर किया स्मृति जुबिन ईरानी जी ने और भूपेंद्र यादव जी ने। और उससे रिलेटेड अब हम पॉइंटर्स देख लेते हैं कि इस इवेंट में मेन बातें क्या हुई। मेन बात आपको यहाँ से समझ में आ रही होगी कि विमेन का पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में अलग अलग एरियाज में बढ़ाया जाए और उसके लिए इस इवेंट और इस पूरे चर्चा को रखा गया।
सो एन इवेंट टाइटल सक्षम नारी सशक्त भारत विमेन इन दी वर्कफोर्स फॉर विकसित भारत, इसको भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज करवाया गया। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसीलिए स्मृति जुबिन ईरानी जी आपको दिखी चेयर करती हुई, एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। और भूपेंद्र यादव जी जो कि इसके भी मिनिस्टर हैं, तो वो भी आपको देखने को मिले। भारत मंडपम में हुआ, 30 जनवरी को हुआ, इन दोनों लोगों ने चेयर किया है। यहाँ तक तो ठीक है। मेन बातें क्या निकल के आई? द लॉन्च ऑफ एन एडवाइजरी, एक एडवाइजरी लॉन्च की गई। एडवाइजरी यानी कि आपको गाइडलाइन दी जा रही है कि ऐसा कर लीजिए, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, रूल नहीं बना, लॉ नहीं बना, एक एडवाइजरी जारी की गई कि जेंडर इक्वालिटी को हमें प्रमोट करना है, यानी फीमेल का पार्टिसिपेशन भी आप वर्क प्लेसेस में बढ़ाएंगे। सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, इन्होंने भी एडवाइजरी इशू की। तो काफी सारे मिनिस्ट्रीज वहां पे थी, उन्होंने भी अपनी अपनी एरिया से रिलेटेड एडवाइजरी दी कि हाँ जी फीमेल का पार्टिसिपेशन बढ़ाइए आप वर्कफोर्स के अंदर। काफी सारे इंडस्ट्री प्लेयर्स भी थे, तो 1000 कंपनीज ने प्लेज ली है कि हम विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे। और नेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल फॉर क्रेच ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, ये लॉन्च किया गया। तो ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। क्रेच जो होते हैं, अब जब फीमेल्स जाएंगी काम करने तो सारी फीमेल जरूरी तो नहीं है सिंगल हो, मैरिड भी होंगी, मदर्स भी होंगी, तो उनके छोटे छोटे बेबीज का क्या करोगे आप? क्रेच में फैसिलिटीज दोगे, जो हम बोलते हैं डे केयर बोल दीजिए आप, क्रेच बोला जाता है वैसे। सो उसके लिए भी प्रोटोकॉल्स डाले गए, मिनिमम नेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल फॉर क्रेचेस के क्या क्या मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं जो फॉलो करने चाहिए, क्रेचेस फैसिलिटी अवेलेबल करवानी है, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने डेवलप किया। और ये सारी बातें इस इवेंट के अंदर मोटी मोटी रही हैं। ठीक है, आई होप द न्यूज इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो कहाँ ऑर्गेनाइज हुई, क्यों ऑर्गेनाइज हुई, मेन पर्पस क्या था, चेयर किसने किया, दैट इज इट। अगली न्यूज पे आएंगे। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री टू होस्ट वन भारत साड़ी वॉकथॉन इन कोटा। हाँ, लगेगा कि कुछ ज़्यादा दमदार न्यूज़ नहीं है, पर दमदार न्यूज़ है, बिकॉज टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने न सिर्फ विमेन की हेल्थ को, पर टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए, साड़ीज़ जो होती है ना उनको भी बढ़ावा देने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ये एक वॉकथॉन है जो अनाउंस की है, वन भारत साड़ी वॉकथॉन, कोटा राजस्थान के अंदर 4 फरवरी को ये होगी। एंड ये आत्मनिर्भर भारत उत्सव जो चल रहा है उसके तहत कंडक्ट की जाएगी। फिटनेस अवेयरनेस भी है, रिच टेक्सटाइल हेरिटेज जो है भारत की उसको सामने लाने के लिए। अब ये तो चलो मेन हमारा एक न्यूज़ हो गया कि वन भारत साड़ी वॉकथॉन कहाँ ऑर्गेनाइज होगा, कोटा में ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन क्या आ जाती है, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग साड़ीज़। हाँ, तो यहाँ से ना काफ़ी सारे जीआई टैग भी मिले हुए हैं, तो आप जीआई टैग के हिसाब से इसको तैयार करो या अदरवाइज तैयार करो, हैंडलूम के हिसाब से करो, कस्टम्स के हिसाब से करो, आर्ट एंड कल्चर कैसे भी करो, पर ये आपको पता होना चाहिए। पोचमपल्ली इक्कत कहाँ की है, तो अब ये फैब्रिक है, उसकी आप साड़ी बना लो, कुछ भी बना लो, साड़ी में आता है यूजुअली। पोचमपल्ली इक्कत साड़ी तेलंगाना। देन चंदेरी मध्य प्रदेश की है। बलूचरी या तांत की साड़ी जो है वो वेस्ट बंगाल की है। बनारसी जो अधिकतर घरों में मिल जाएगी उत्तर प्रदेश की है। कांजीवरम ये तमिलनाडु की हो गई। संबलपुरी साड़ी या बोमकई साड़ी ओडिशा की। पैठानी और नौवारी साड़ी, नौवारी माजी है ना, नौवारी साड़ी महाराष्ट्र की। कसवु केरला की। मुगा साड़ी इज ऑफ अस्साम। सो ये सब इंपॉर्टेंट हैं, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, ध्यान दे लीजिएगा। बाई चांस कभी एग्जाम में जैसे पोचमपल्ली, चंदेरी, इन सब के ऊपर क्वेश्चन देखे ऑलरेडी गए हैं। ऑलराइट, सो अगली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट कैटेगरी के अंदर हम इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन ये नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ है। और न्यूज़ ये है कि भारत ने अपना नॉमिनेशन भेजा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टैग मिलने के लिए 2024-25 के लिए। कौन से स्ट्रक्चर को नॉमिनेट किया गया है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। सो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स हमारा नॉमिनेशन है फॉर द ईयर 24-25, ताकि यूनेस्को अगर हमें टैग दे हेरिटेज साइट का तो इस स्ट्रक्चर के लिए दे दे। अब देखिए होता क्या है कि हम काफ़ी सारे नॉमिनेशंस इंडिया से, हर देश से हर कोई देश भेजना चाहता है। अगर वो टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हो जाए, पहले यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट बनती है, उसमें अगर कोई स्ट्रक्चर या शामिल हो जाता है तो हम उसको फर्दर नॉमिनेट कर सकते हैं टू गेट द टैग ऑफ यूनेस्को हेरिटेज साइट। गॉट इट। और इस बार हमारा नॉमिनेशन क्या है? उसी टेंटेटिव लिस्ट में से निकाल करके मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स हैं। ये टेंटेटिव लिस्ट में कब ऐड हुए? 2021 के अंदर ऐड हुए। क्या है ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स? ये फोर्ट्स हैं, किले हैं, जो मराठा साम्राज्य के समय बनाए गए थे मिलिट्री पर्पजेस के लिए, यानी कि ऑब्वियसली वॉर वगैरह के समय और अपना शासन बड़ा करने के लिए। तो ये 2021 में टेंटेटिव लिस्ट में शामिल होते हैं। टोटल ऐसे 12 किले हैं, 12 फोर्ट्स, जिनमें से 11 महाराष्ट्र में है, एक तमिलनाडु में है, जो इस पूरे लैंडस्केप का हिस्सा माने जाते हैं। राइट, ये सब के सब 17 से 19वीं सेंचुरी के बीच में, यानी 17 to 19th सेंचुरी के अंदर कंस्ट्रक्ट हुए थे, मराठा रूलर्स के द्वारा बनाए गए थे।
वैसे आप महाराष्ट्र में देखोगे 390 से भी ज़्यादा फोर्ट्स हैं। 12 हो गए मराठा मिलिट्री लैंडस्केप का हिस्सा और 8 ऐसे फोर्ट्स हैं जिनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्टेड फोर्ट घोषित कर रखा है, यानी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब ये 12 फोर्ट कौन से हैं जो इस लैंडस्केप के अंदर शामिल होते हैं, पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल। ठीक है, ऐसा नहीं आपको बैठ के सारे रटने हैं, नहीं ज़रूरत नहीं, पर एक बार थोड़ा निगाह गुजार लीजिएगा। सो सलहर फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़, खांडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्ण दुर्ग, पन्हाला फोर्ट, विजय दुर्ग और सिंधु दुर्ग, ये तो हो गए महाराष्ट्र के। और एक है जिंजी फोर्ट, जिंजी किला तमिलनाडु का। अगर आप देखोगे तो ये सारे फोर्ट कहाँ कहाँ लाई करते हैं, सह्याद्री माउंटेन रेंज महाराष्ट्र वाला हिस्सा हो गया, कोंकण कोस्ट, डेक्कन प्लेट्यू पूरा और ईस्टर्न घाट्स, ये पूरे एरिया के अंदर ये 12 के 12 फोर्ट आपको दिख जाएंगे। इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं एज ऑफ नाउ यूनेस्को की? 42 हैं, जिनमें से 34 कल्चरल साइट्स यानी कल्चरल सिग्निफिकेंस रखती हैं, 7 नेचुरल साइट्स हैं यानी कि कोई ना कोई नेचर से रिलेटेड सिग्निफिकेंस रखती है, और एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। जल्दी से नाम लिख दो मिक्स्ड हेरिटेज साइट का, और ये भी लिख दो कि सबसे रीसेंट मोस्ट एडिशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसका हुआ है इंडिया से। ठीक है जी, चलिए महाराष्ट्र की क्योंकि प्रोमिनेंटली बात की जा रही है, 6 साइट्स हैं महाराष्ट्र से जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा हैं। 5 उनमें से कल्चरल सिग्निफिकेंस रखती हैं, एक नेचुरल सिग्निफिकेंस रखती है। नेचुरल सिग्निफिकेंस वाली पहले देख लो, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। उसके अलावा ये जो 5 हैं, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेंबल ऑफ मुंबई, ये सारे कल्चरल सिग्निफिकेंस वाले हो गए। ठीक है जी, चलिए अगले राज्य की तरफ मूव करें। अब हम चलते हैं ओडिशा। ओडिशा के अंदर सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है, लाभ एमएसपी स्कीम। लाभ एक एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म है, अभी मैं बताऊंगी उसका फुल फॉर्म। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, राइट। तो जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, एमएफपी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसके लिए एमएसपी स्कीम लॉन्च की है। किसने? ओडिशा गवर्नमेंट ने। उस स्कीम का नाम क्या है? लाभ स्कीम। अब देखिए जब फॉरेस्ट में जाते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं ओडिशा के अंदर, बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, बहुत वेराइटी वाली रिच ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। रिच मतलब पैसे वाली नहीं, मतलब अलग अलग वेराइटी है। वो लोग जंगलों के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी कि लकड़ी हटा दीजिए, टिम्बर हटा दीजिए, उसके अलावा जो भी वो जंगल से लेकर के आ रहे हैं वो उसको बेच करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस ले सकते हैं। ऐसा नहीं है स्कीम पहले नहीं थी, स्कीम पहले भी थी, पर इसका लाभ नहीं पहुंच रहा था इन लोगों तक, प्रॉपर उनको पैसे नहीं दिए जा रहे थे। तो अब ऐसे सेंटर्स खोले जा रहे हैं सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। 100% फंडेड स्कीम है, जिसके तहत इन लोग को अब ये अपनी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेच सकते हैं, एमएसपी ले सकते हैं, और इन सब में सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहुत इंपॉर्टेंट रोल या भूमिका रहने वाली है। ठीक है, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, अब हम पढ़ लेते हैं। लाभ का फुल फॉर्म है लघु वन यात्रा द्रव्य क्रय योजना। लघु वन यात्रा द्रव्य क्रय योजना 100% स्टेट फंडेड स्कीम है। इसके तहत जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डेफिनेशन फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के हिसाब से क्या है? ऑल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लकड़ी काट के नहीं ला रहे हो आप, उसके अलावा आप जो भी ला रहे हो, शहद ला रहे हो, कुछ भी छोटे छोटे पौधे हैं, या जैसे कि इमली हो गई लेकर के आ रहे हो, शिकाकाई लेकर के आ रहे हो और उनको बेच रहे हो, तो वो आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा। तो इससे क्या होगा? ट्राइबल प्राइमरी कलेक्टर्स जो हैं, ट्राइब्स के जो लोग जाते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करके लाते हैं, वो थोड़े एम्पावर होंगे, उनके आमदनी का जरिया बनेगा। ठीक है जी। अब ट्राइबल प्राइमरी कलेक्टर्स इनको प्रोक्योरमेंट सेंटर पे बेच सकते हैं। प्रोक्योरमेंट सेंटर्स जो हैं मेनली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा और जो बाकी नोटिफाइड एजेंसीज हैं उनके द्वारा चलाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ में फीमेल्स बहुत सारी होती है, वो जाकर के लेती हैं, तो फीमेल्स ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बनाती हैं यूजली, तो भला और बेटर हो पाएगा, इन तक राहत और अच्छे से पहुंच पाएगी। ओडिशा की अगर हम बात करें तो 62 डिस्टिंक्ट ट्राइब्स ओडिशा के अंदर है, काफ़ी वैरायटी ऑफ ट्राइब्स ओडिशा में देखी जाती है। और अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें ट्राइब्स की, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी ट्राइब्स की, उसके बाद महाराष्ट्र में, और तीसरे नंबर में ओडिशा आ जाता है। ठीक है, चलिए अगली खबर के लिए हमें चलना पड़ेगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु के अंदर से जो खबर आ रही है वो अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, अरिगनार अन्ना जू जो है वहां से आ रही है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट जूज इन इंडिया है, और इसको 3 न्यू बर्ड स्पीशीज मिली हैं। कहाँ से? कानपुर जू से। कानपुर जू से अरिगनार अन्ना जू में 3 नई बर्ड स्पीशीज भेजी गई हैं, उसी से रिलेटेड ही है, और ये एक्सचेंज प्रोग्राम है, यानी वहाँ से बर्ड स्पीशीज आई हैं तो यहाँ से भी कुछ एनिमल्स वहाँ पहुँचाए गए हैं। तो अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क वांदलूर, जो चेन्नई के थोड़े आउटस्कर्ट्स में पड़ता है,
तो एक पेयर ऑफ इजिप्शियन वल्चर्स मिला है जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी का है। इजिप्शियन वल्चर्स एंडेंजर्ड है IUCN के हिसाब से। 3 हिमालयन ग्रिफिन्स मिले हैं एंड 5 मॉटल्ड वुड आउल, ये वुड आउल है, ठीक है। उसके अलावा ये रहे, ये वल्चर हो गए और ये ग्रिफिन्स हो गए। तो ये तो भेजे गए कानपुर जू से अरिगनार अन्ना जू। एक्सचेंज प्रोग्राम था ना, तो कानपुर जू को क्या दिया, AAZP ने रेटिकुलेटेड पाइथन्स यानी पाइथन्स हैं, माउस डियर है, बहुत छोटे से माउस होते हैं, ऑस्ट्रिच, ग्रीन इग्वानाज, इग्वानाज एक तरह की छिपकली समझ लीजिए, और मेल ग्रे वुल्फ। क्या ये सब याद करना है? नहीं, याद नहीं करना है। न्यूज़ थोड़ी समझ लेते हो तो याद बेटर अपने आप रह जाएगी। हर एक के नाम याद नहीं रखने, बस ये 3 आपको याद रखने हैं जो न्यू बर्ड स्पीशीज है ना। इजिप्शियन वल्चर्स हो गए, हिमालयन ग्रिफिन्स हो गए और वुल्फ आउल्स हो गए जो कानपुर जू से वहां पहुंचे हैं। चलिए अगली खबर है इंडिया एनर्जी वीक 2024। इंडिया एनर्जी वीक 2024 ऑर्गेनाइज किया जाएगा 6 से 9 फरवरी गोवा के अंदर। कहाँ? गोवा के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा और सेकंड एडिशन होगा ये इंडिया एनर्जी वीक का, जो कि गोवा में होगा। तो जब कभी भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं आपको थोड़ा डेट पे ध्यान रखना होता है, वेन्यू पे ध्यान रखना होता है, थीम पे ध्यान रखना होता है अगर हो तो 6 से 9 फरवरी को इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एनर्जी मिनिस्टर्स 17 डिफरेंट कंट्रीज के हैं, वो आएंगे और इस इवेंट को अटेंड करेंगे। इंडिया एनर्जी वीक शेड्यूल फॉर 6 to 9 ऑफ फरवरी इन गोवा। इसमें हमारा एक मेक इन इंडिया पेविलियन भी होगा, कियोस्क वगैरह होता है ना, इस तरह से पेविलियन समझिएगा, जहाँ पे हमारे जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उन्होंने क्या सोल्यूशंस वगैरह दिए वो सारे डिस्प्ले किए जाएंगे। 6 कंट्रीज और अपने पेविलियंस लगाएंगी। इनके नाम याद रखने हैं? नहीं, नॉट नीडेड। कनाडा, जर्मनी, रशिया, नेदरलैंड्स, यूके, यूएसए विल बी सेटिंग अप देयर पेविलियंस। सो टोटल इतना ध्यान रखिएगा, अभी याद नहीं रखने हैं। जब ये न्यूज़ हम दोबारा पढ़ेंगे, कोई खास बात होगी तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो, 6 और कंट्रीज हैं जो अपने पेविलियन सेट करेंगी। इंडिया के पेविलियन का नाम मेक इन इंडिया पेविलियन होगा, 6 से 9 फरवरी, ओके, और गोवा के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अगली खबर आ रही है INS सुमित्रा से। कल भी पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी। पायरेट्स से बचा रहे हैं ये शिप्स को, और आज भी यही खबर है कि INS सुमित्रा इसने सेकंड सक्सेसफुल एंटी पायरेसी रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया है, जिसमें 19 क्रू मेंबर्स को सोमाली के पायरेट से बचाया है। तो सोमाली के अंदर पहले आप ये देखो, सोमालिया के आसपास वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे पायरेट अटैक बहुत होते हैं और 3 एरियाज पर्टिकुलरली आइडेंटिफाइड है। गल्फ ऑफ एडन, ये आपको दिख रहा होगा, अफ्रीकन हॉर्न, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया। तो गल्फ ऑफ एडन, सोमालियन सी वाला हिस्सा ये, और ये आता है गार्दफी चैनल। यहाँ पे पायरेट्स के बहुत अटैक होते हैं और उन्हीं से बचाने के लिए INS सुमित्रा इज वर्किंग। तो एक फिशिंग वेसल है अल नाइमी, ईरान का फिशिंग वेसल, उस पर पायरेट्स ने अटैक किया और INS सुमित्रा ने बचाया। न्यूज़ ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अब हम INS सुमित्रा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बिकॉज कल भी हमने इसको न्यूज़ में देखा है, आज भी देखा है, तो आप पता कर लेना चाहिए INS सुमित्रा शिप कौन सी क्लास को बिलोंग करती है, कहाँ डिप्लॉयड रहती है, एटसेट्रा। सो INS सुमित्रा मेंबर ऑफ सरयू क्लास ऑफ ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी कि जो सर्वे तो हम नहीं बोलेंगे, जो गश्त लगाते हैं ना, उनको कहते हैं पेट्रोलिंग। तो ऑफ शोर यानी तट से थोड़ा दूर पेट्रोलिंग करने वाला वेसल है, और ये सरयू क्लास को बिलोंग करती है। कौन सी क्लास को बिलोंग करती है सुमित्रा? सरयू क्लास ऑफ ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स को। चेन्नई में बेस्ड है, ईस्टर्न नेवल कमांड के तहत आती है। ईस्टर्न नेवल कमांड कहाँ हेडक्वार्टर्ड है बताओ? विशाखापट्टनम में, ठीक है। इसको डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, और किसके नाम पे पड़ा है सुमित्रा? दशरथ जी की एक पत्नी का नाम था सुमित्रा, जो कि लक्ष्मण जी की मदर भी थी, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे अगली न्यूज की तरफ। सो INS निरूपक डीकमीशन हो गई है। न्यूज क्या है? INS इंडियन नेवल शिप निरूपक, इसको डीकमीशन कर दिया गया। कमीशन का मतलब सेवाओं में लाना, डीकमीशन यानी सेवाओं से रिटायर कर देना। तो अब ये यूज नहीं की जाएगी, और विशाखापट्टनम में इसको डीकमीशन किया है 38 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद में। INS निरूपक के बारे में देखेंगे। इंडिजिनसली डिजाइंड और बिल्ड शिप है, यानी भारत में ही डिजाइन और बिल्ड की गई। वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा जो हैं चीफ हाइड्रोलॉजर इंडिया के, उन्होंने इस सेरेमनी को प्रिजाइड किया, यानी कि उसमें मेन ये पर्सन इन्वॉल्व थे। प्रिजाइडेड ओवर एज द गेस्ट समझ लीजिए, है ना। देन नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में ये पूरी सेरेमनी कंडक्ट की गई। सो INS निरूपक नाम याद रखेंगे, और ये सेवाओं में कब आई थोड़ा वो भी देखते हैं। सो इट वॉज कमीशन इनटू सर्विसेज 14 अगस्त 1985।
1985, माई बर्थ ईयर 14 अगस्त, 15 अगस्त से एक दिन पहले। सो 14 अगस्त 1985 में INS निरूपक को सर्विस में लाया गया था और इसको विशाखापट्टनम में ही बेस किया गया। ईस्टर्न नेवल कमांड के तहत ये आती है। इसको एडमिरल जल कुरसेजी रोलिंग ट्रॉफी बेस्ट सर्वेशिप, काफ़ी साल इसको बेस्ट सर्वेशिप अवार्ड मिला है। एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस रिलीफ ऑपरेशन के अंदर ही शामिल रही। जो बच्चे पर्टिकुलरली मिलिट्री से रिलेटेड या आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड एग्जाम देते हैं ना, उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है, कौन कौन से साल किसको क्या मिला। लेकिन बाकी जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड नहीं दे रहे हैं, आपसे सरफेस इन्फॉर्मेशन याद रखो, जैसे कि कौन से साल में कमीशन किया गया था, विशाखापट्टनम में है, HADR यानी कि सर्वे और बचाव कार्य में जुड़ी हुई है। ये सर्वे में नहीं है, ये बचाव कार्य के अंदर जुड़ी हुई है। जैसे हमने INS सुमित्रा के बारे में देखा, पेट्रोल व्हीकल वेसल है वो, ये बचाव कार्य के अंदर जुड़ी हुई है। तो इतने मोटे मोटे पॉइंट्स याद रखोगे तो भी चलेगा। जो आर्म्ड फोर्सेस के एग्जाम दे रहे हैं उनको हर एक बारीकी के अंदर जाने की जरूरत पड़ेगी। अगली न्यूज आ रही है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉलिंग, आर्मी इंट्रोड्यूसेस न्यू फिटनेस प्रोटोकॉल। आज का सेशन थोड़ा बड़ा होगा, मैं पहले ही बता दूं, काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने फिजिकल फिटनेस के नए प्रोटोकॉल्स रिलीज किए हैं, क्योंकि जो फिजिकल फिटनेस है वो गिरती हुई दिख रही है। तो इसके हिसाब से अगर जिन लोगों का फिजिकल फिटनेस अप्रोप्रिएट नहीं है, मोटे हो रहे हैं या फिर उन स्टैंडर्ड्स पे खरे नहीं उतरे, तो उनको वार्निंग भी दी जाएगी, उनको अलग से एडिशनल प्रैक्टिसेस वगैरह दी जाएंगी। फिर भी अगर 30 डेज के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आता है तो पेनल्टीज वगैरह लगाई जानी है। इंडियन आर्मी ने डिक्लाइनिंग फिजिकल स्टैंडर्ड्स अमंग ऑफिसर्स को एड्रेस किया है बहुत सीरियसली। लाइफस्टाइल डिजीजेस ना हो, आप मोटापा हो या फिर आपके फिजिकल फिटनेस के अंदर गिरावट आए, ये सब ना हो, इसके लिए एडिशनल टेस्ट्स लाए गए हैं इन प्लेस। और हर एक आर्मी पर्सन को फिजिकल फिटनेस असेसमेंट कार्ड मेंटेन करना पड़ेगा, जो दर्शाएगा कि हाँ जी आप फिजिकली फिट हैं। और इसके लिए एक टेस्टिंग प्रोसेस, यूनिफॉर्म टेस्टिंग प्रोसेस रखा जाएगा। और उसकी जो कमान है वो किसके हाथ में दी जाएगी? वो दी जाएगी ब्रिगेडियर के हाथ में। इससे पहले कमांडिंग ऑफिसर होते थे, लेकिन सीरियसली ये सारी चीज़ें की जाएं इसके लिए एक ब्रिगेडियर अपॉइंट किए जाएंगे। क्वार्टरली टेस्ट भी होंगे आपकी बैटल फिजिकल एफिशिएंसी के लिए, कि अगर आपको जंग में भेजा जा रहा है तो आप फिट हो या नहीं हो, और फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होंगे कि अदरवाइज भी आप फिट हो या नहीं हो। गॉट इट। और अगर आप ओवरवेट हैं और 30 दिनों में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखाया जा रहा है तो कोई ना कोई पनिशमेंट आपको दिया जा सकता है। गॉट इट। तो ये इंडियन आर्मी ने कदम उठाए हैं। अगली खबर आ रही है जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है 72nd ऑल इंडिया पुलिस हॉकी चैंपियनशिप। कहाँ पे? जम्मू के अंदर। 72nd एडिशन ऑफ ऑल इंडिया पुलिस हॉकी चैंपियनशिप जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ऑर्गेनाइज की जा रही है। ये अभी चलेगी, अभी शुरू ही हुई है और February 8 तक चलेगी। 34 पुलिस टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और जो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं दिलीप तिर्के, उन्होंने इसको इनॉर्गेट किया है। देन इंडियन बॉक्सर मनदीप जांगड़ा विंस इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल इन US। हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर लाने वाले 2014 के अंदर मनदीप जांगड़ा जो हैं, उन्होंने US के अंदर बेस्ड एक नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है और वो ऑर्गेनाइज करवाती है इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट टाइटल, और ये इन्होंने वॉशिंगटन के अंदर अपने नाम कर लिया है। देन अगली खबर है टेक की दुनिया से। न्यूरालिंक इम्प्लांट्स फर्स्ट ब्रेन चिप इन ह्यूमन। तो न्यूरालिंक जो कि इलॉन मस्क का एक वेंचर है, न्यूरालिंक ने अनाउंस किया है कि हमने पहला ब्रेन चिप इम्प्लांट कर दिया है। ह्यूमन ट्रायल्स चालू हो गए हैं। क्या है ये ब्रेन चिप, क्यों है ये ब्रेन चिप, देखते हैं। न्यूरालिंक एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है। हमारे ब्रेन सेल्स सामने जो भी गैजेट्स हैं उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके, हमें बोलने की या कुछ इनपुट देने की ज़रूरत नहीं पड़े, इसके ऊपर काम करती है न्यूरालिंक और इसको इलॉन मस्क ने बनाया था। पीपल कैन कंट्रोल डिवाइसेस बाय थिंकिंग अबाउट इट। अगर आप सोचो कि अच्छा ये फाइल खुल जाए तो फाइल खुल जाए, अगर आप सोचो ये इसको डायल हो जाए तो वो डायल हो जाए। तो यूजुअली ऐसे पेशेंट्स जो कि किसी न किसी तरह से डिसेबल होते हैं, उन्हीं के ऊपर ज़्यादा इसकी इम्प्लीमेंटेशंस आएंगी, ताकि जो खुद यूज़ नहीं कर सकते डिवाइस, वो सिर्फ सोचने भर से वो डिवाइस ऑपरेट कर सके। इस प्रोडक्ट को नाम दिया गया है टेलीपैथी। टेलीपैथी होती है ना, मैं यहाँ कुछ सोच रही थी आपको वहाँ पता चल गया, इसी तरह से डिवाइसेस के साथ आपका ब्रेन इंटरेक्ट कर सके। ये जो इम्प्लांट किया गया है उसको नाम दिया गया है लिंक। इस तरह का एक डिवाइस इम्प्लांट होगा। इलॉन मस्क के अंदर इम्प्लांट नहीं हुआ है, डोंट अज्यूम इट लाइक दिस, पर इस तरह का एक डिवाइस दिमाग में इम्प्लांट हो जाएगा और उससे क्या होगा कि डिवाइसेस के साथ उसकी पेयरिंग कर दी जाएगी। न्यूरालिंक 6 ईयर प्रोग्राम
प्राइम नाम दिया गया है, जो पूरे अभी इस पे टेस्ट चलेंगे, प्रिसाइज रोबोटिकली इम्प्लांटेड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, और ये सर्जिकली इम्प्लांट किया जाता है, इसके ह्यूमन ट्रायल्स चालू हो गए। देन अगली खबर आ रही है मेटा से, जिसको हम पहले फेसबुक के नाम से जानते थे। मेटा ने इंट्रोड्यूस किया है कोड लामा 70B, कोड लामा 70B। अब क्या है ये कोड लामा 70B? सो मेटा रिलीजेस न्यू ओपन सोर्स AI कोडिंग असिस्टेंट। ओपन है यानी कोई भी यूज कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस है यानी AI इंटेलिजेंस इसके अंदर है, और ये कोडिंग असिस्टेंट है यानी कोड्स वगैरह बनाए जा सकते हैं। कोड लामा 70B, क्या नाम है? कोड लामा 70B। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कोड लामा 70B किसने लॉन्च किया है? तो मेटा ने लॉन्च किया है। कंपनी लार्जेस्ट एंड बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल ऑफ कोड लामा फैमिली बता रही है इस कोड लामा 70B को। ठीक है कि अभी तक की जो कोड लामा फैमिली में जितने भी ऐसे AI कोडिंग असिस्टेंट्स वगैरह हैं, उनमें सबसे बेस्ट ये है। ज़्यादा क्वेरीज हैंडल कर सकता है, ज़्यादा एक्यूरेट जवाब आपको देगा, और 53% एक्यूरेसी पे ये काम कर रहा है एज पर ह्यूमन ईवल बेंचमार्क। तो ये सब याद रखने की आपको ज़रूरत मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ ये ध्यान रखेंगे 50% एक्यूरेसी के साथ ये काम कर रहा है, क्वेरी ज़्यादा हैंडल करेगा। ये सब फिर मैं क्यों बताती हूँ आपको, क्योंकि एक सिंगल लाइनर न्यूज़ ना दिमाग में टिकती नहीं है, आपको वो न्यूज़ समझनी पड़ती है, और उसको समझने के लिए उसके आसपास के पहलू जानने ज़रूरी होते हैं। फिर मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ कुछ चीज़ें कि ये अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, बाकी सब अंडरस्टैंडिंग के लिए है। चलिए अब एक दो खबर और बची हैं, फिर हम रिवीजन सेशन की तरफ मूव करेंगे। सो टोयोटा ने मेंटेन किया है अपना टाइटल एज द बेस्ट सेलिंग ऑटो मेकर वर्ल्ड वाइड इन 2023। ऑटो मेकर यानी कि ये जो कार्स वगैरह ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं उनको बनाने वाला वर्ल्ड वाइड कंपनी जिसने सबसे बेस्ट सेलिंग ऑटो मेकर है, सबसे ज़्यादा इसकी गाड़ियाँ वगैरह बिकी हैं 2023 में, वो टोयोटा है। और ऐसा नहीं पहली बार बना है कि 4th ईयर स्ट्रेट इस खिताब को इसने मेंटेन किया है। टोयोटा क्लेम्स द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स लीडिंग ऑटो मेकर इन 2023, राइट, एंड 11.2 मिलियन व्हीकल्स इसके सेल हुए हैं 2023 के अंदर। अगली खबर BOB से आ रही है। BOB की जो एक सब्सिडरी है जो इसके कार्ड्स वगैरह से डील करती है, उसको मिला है अपना एक नया ब्रांडिंग। सो BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड रीब्रांड कर दिया गया है BOB कार्ड लिमिटेड के तौर पे। BOB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड अब नहीं कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा? BOB कार्ड लिमिटेड कहा जाएगा। इसकी टैगलाइन क्रेडिट री इमेजिन्ड। तो जो भी कार्ड्स हैं BOB के अंडर में, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा, वो सब इसके तहत यूज या ऑपरेशंस में लाए जाते हैं। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। उसका नया लोगो भी है बड़ौदा सन जिसको कहा जाता है। ये आपको B के अंदर ये सन दिख रहा है, ओहो, तो ये इसका एक नया लोगो है। गॉट इट। सो BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस अब किस नाम से जाना जाएगा? BOB कार्ड लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा। एंड फिर हम आते हैं शॉर्ट न्यूज कैटेगरी के ऊपर। कुछ एक शॉर्ट न्यूज जो सिर्फ पॉइंटर्स हैं वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और NGEL ने साइन किया है एक MOU ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगले 5 साल में एक्सपेक्ट किया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के तहत। ठीक है, फिर गेल जो है उसने साइन किया है UAE के एडनॉक गैस के साथ में एक MOU। 0.5 मिलियन टन LNG हर साल अगले 10 साल तक खरीदा जाएगा। सो गेल हैज साइंड अ डील विथ UAE, और वहां से हम हर साल 10 सालों तक 0.5 मिलियन टन LNG परचेज करेंगे। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने बताया कि ये जो इनका मून मिशन था ना, राइट, स्लिम जो था, वो हमने पढ़ा था कि भाई पहुंच तो गया है चांद के ऊपर लेकिन शायद सक्सेसफुल नहीं है, पर अब जापान बोल रहा है कि नहीं जी, अब ये वापस चालू हो गया है, चलने लग गया है, बिकॉज जो सोलर सेंसर्स वगैरह थे वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन नाउ दे हैव स्टार्टेड फंक्शनिंग। तो स्लिम मिशन इज इन ऑपरेशन, इट इज वर्किंग। ठीक है, चलिए ये अपडेट था। अब हम आ जाते हैं आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन रिविजन क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए पहला क्वेश्चन आंसर कीजिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एक समंदर मेरे अंदर? किताब का नाम है एक समंदर मेरे अंदर, और ये किताब किसने लिखी है? लेखक कौन है इसके? डॉक्टर, समंदर होगा तो जोश आता है, बताया था ना, डॉक्टर संजीव जोशी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इन विच यूनिवर्सिटी डज श्री सतनाम सिंह संधू होल्ड द पोजिशन ऑफ चांसलर? फाउंडर ऑफ चांसलर हैं सतनाम सिंह संधू जी किसी एक यूनिवर्सिटी के, जिसको QS रैंकिंग 2023 में टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एशिया का खिताब भी मिला था। द राइट आंसर इज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। वेरी गुड। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। हु इज द टोटल
What is the total reported population of snow leopards in India according to Snow Leopard Population Assessment SPAI program? स्नो लेपर्ड की कितनी आबादी है इंडिया के अंदर SPAI प्रोग्राम के तहत जो उजागर की गई है, लाई गई है सामने? 718 इंडिविजुअल्स। सबसे ज्यादा कहाँ है आबादी? लद्दाख के अंदर है इंडिया में। ओके। Who has released the AI code generation model Code Llama 70B? अभी पढ़ा। Code Llama 70B कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? Meta is the right answer. Then when was the Indian Navy survey ship INS निरूपक commissioned? INS निरूपक जो कि अब डीकमीशन हो गई है, वो कमीशन कब की गई थी नेवी के अंदर, यानी इन यूज कब स्टार्ट हुई थी? बताया था मैंने, मेरा बर्थ ईयर बताया था 1985 14 अगस्त। ऑल राइट, और ये है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। हाँ, आज हम रिवीजन क्वेश्चन नहीं लेंगे, सेशन काफी बड़ा हो गया है, कल ले लेंगे रिवीजन क्वेश्चन। तो जाते जाते आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, विच इज इंडियाज नॉमिनेशन फॉर यूनेस्को टैग इन 24-25? इंडिया ने किसको नॉमिनेट किया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए? तो इन चारों में से क्या आपका आंसर है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई रियली होप समझ में आ गया होगा सब कुछ, और कल मिलेंगे इसी टाइम 12 बजे। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। PDF अवेल कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम से नहीं मिल पाए आपको तो परचम के ऐप में फ्री मटेरियल सेक्शन में भी दी जाती है। टेक केयर, बाय बाय।